हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज, जिसकी टेस्ट नंबर 1 हम देख रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले हम टेस्ट 5 to 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ 1 से 4 तक छोड़ दिए थे, तो ये जो है टेस्ट नंबर 1 देख रहे हैं और इसकी क्वेश्चन नंबर 62 से देखेंगे। और इसका जो क्वेश्चन नंबर मतलब 61 तक कंप्लीट कर दिए हैं और उसकी जो पीडीएफ है वो क्या है, टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 61 अपलोड हो गया है, वो आप देख सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक रहेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो होगा, इसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड होने के बाद होगा, यानी कि कल इसकी और एक पार्ट बनेगा और कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी जो पीडीएफ है वो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर इसे आगे देखेंगे टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज। ठीक है, टॉपर्स कॉपीज की वीडियो और एनसीईआरटी की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 स्टार्ट करते हैं। नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता के संदर्भ में कथन 1, वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके निर्धारित करते हैं। ये जो है 4 तरीके नहीं, 5 तरीके, कितना 5 तरीके निर्धारित करते हैं, इसलिए ये कथन गलत हो रहा है। भारतीय संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। भारत का संविधान में जो है नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया है, इसलिए ये सही है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो कथन 1 सही नहीं है, इसलिए सही आंसर ये हो जाएगा केवल 1। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं 62, ये रहा 62। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरीकों से नागरिकता का निर्धारण किया जाता है, जो इस प्रकार है। जन्म के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, क्षेत्र का समावेशन। अगर यदि किसी क्षेत्र का समावेश हो जाता है तो भारत का नागरिकता वो क्या करेगा, धारण कर लेगा, और वंश के आधार पर। ठीक है, इसलिए कथन 1 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है। तो नागरिकता क्या है, नागरिकता जो है संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्र अधिकार में शामिल है। संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, अतः कथन 2 सही है। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। अनुच्छेद 5 में यह संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता का प्रदान करा। जब संविधान ये हुआ तो उसे क्या हो गया, नागरिकता प्रदान किया। आगे है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद क्या बोलता है, या उन व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी अधिकार प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत आए। जो पाकिस्तान से भारत आए उसको क्या करता है, अनुच्छेद 6 नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 7, या पाकिस्तान के प्रवासियों को, जो पाकिस्तान के जो प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। यदि भारत का कोई नागरिक 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, तो भारत का अगर यदि कोई जो नागरिक है वो क्या है, 1 मार्च 1947 पहले पाकिस्तान चला गया, लेकिन भारत में पुनर्वास के लिए परमिट के आधार पर भारत लौटता है। तो अगर यदि कोई जो पाकिस्तान गया हुआ है 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद अगर यदि कोई पाकिस्तान चला गया है और बाद में फिर भारत आना चाहता है, तो उसको अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता मिलता है। अनुच्छेद 8, यह भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन भारत के वैसे मूल निवासी जो किसी अन्य देश में रहते हैं उसको नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर यदि भारत का नागरिकता नहीं रहेगा, अनुच्छेद 9 के तहत कोई नागरिक यदि विदेशी नागरिक धारण करता है तो उसका जो नागरिकता है स्वतः खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 10, प्रत्येक व्यक्ति को इस भाग के पूर्वागत प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक है या माना जाता है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन नागरिक बना रहेगा। तो देख सकते हैं अनुच्छेद 10 के तहत जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11, यह संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो ये देख सकते हैं, ये सारा हम लोग देख लिए। ठीक है, जो है अनुच्छेद कितना है, 5 से 11 तक नागरिकता का इसमें जिक्र किया गया है संविधान में। तो ये हम लोग देख चुके हैं। 62, 63 देखते हैं आप। ग्रेट निकोबार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट निकोबार, यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है।
तो जो ग्रेट निकोबर है वो क्या है, निकोबर द्वीप समूह का उत्तरी नहीं दक्षिणी समूह है, दक्षिणी द्वीप है, इसलिए ये कथन हम लोग का गलत हो जा रहा है। ठीक है, दक्षिणी रहता तो सही हो जाता। अंडमान और निकोबर द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं, ये सही है। अंडमान और निकोबर द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही है बोला है, तो केवल 2, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या देखना चाहें तो ये हम लोग देख सकते हैं कि रहा ग्रेट निकोबर। ग्रेट निकोबर निकोबर द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसमें 1,03,870 हेक्टेयर के अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है, अतः कथन एक सही नहीं है। बाकी ये लोग ये सारा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो दिया हुआ है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबर द्वीप समूह। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबर द्वीप समूह। अंडमान और निकोबर द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल जल निकाय के द्वारा पृथक होते हैं, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। आगे बढ़े हम, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये जो पृथक हो रहा है, ठीक है, वो दिखाया है यहाँ पे किस प्रकार पृथक होता है। आगे बढ़े हम 64, ये रहा 64 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और स्थान, राष्ट्रीय उद्यान और स्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये भी सही है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है, इसलिए ये भी सही। चारों के चारों सही है। तो इसमें से कितने सही सम्मिलित है बोला गया है, तो सब है, इसलिए डी हो जाएगा। ठीक है, चारों सही है। ये इसकी व्याख्या देख सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। कहाँ है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में आता है। युग्म सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, तो ये जो है एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ठीक है, गिर वन भारत के अर्ध शुष्क पश्चिमी भाग में शुष्क पर्णपाती वनों का सबसे बड़ा सघन क्षेत्र है। गिर वन कई स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों और कीट प्रजातियों के साथ साथ वनस्पतियों की एक समृद्ध विविधता के लिए एक अद्वितीय आवास का निर्माण करता है। एराकुलम, ठीक है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान या केरल के इडुक्की जिले, ठीक है, देख लीजिए कौन से जिले में कहाँ पे अवस्थित है, वो भी पूछ सकता है। केरल के कौन से जिले में, तो केरल के इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुक में दक्षिणी पश्चिमी घाट की उच्च पर्वतमाला कनन देवन हिल्स में स्थित है, अतः युग्म 2 सही सम्मिलित है। बाकी इसका पढ़ लीजिएगा जो डिटेल है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है, मध्य प्रदेश में है, इसका भी डिटेल देख लीजिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसका डिटेल। आगे बढ़े हम 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य घोषित करता है, सही है। जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वो क्या करता है, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, तो ये तो सही है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया, ये गलत है। 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया है, इसलिए गलत हो जा रहा है। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य सभी निजी संपत्ति को समाप्त करना, ये गलत है। भारतीय समाजवाद का जो उद्देश्य है वो क्या है, सभी जो निजी संपत्ति है उसको समाप्त करना नहीं है। निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति दोनों क्या है, सम्मिलित रूप से रहेगा, तो ये क्या है, गलत हो जा रहा है। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो 2 और 3 सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, बी, 2 और 3। आगे बढ़े हम 65 का, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये जो है घोषित किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना को ये किया गया है, इसलिए ये क्या हो रहा है, कथन 2 गलत हो जा रहा है। कथन 3 की बात करें, समाजवाद का भारतीय स्वरूप एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य समाजवाद के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। दूसरी ओर लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ रहते हैं, इसलिए कथन जो 3 है वो क्या है, गलत हो जा रहा है। आगे बढ़े हम 66 देखें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेल रिसाव से समुद्री स्तनधारी अल्पताप हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो सही है, तेल रिसाव से समुद्री स्तनधारी क्या होता है, अल्पात हो गया, मतलब उसकी जो मात्रा है वो क्या है, कम हो सकते हैं। जल की सतह पर मौजूद तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए स्कीमर का उपयोग किया जा सकता है। ये भी सही है, जल की सतह पर जो मौजूद तेल होगा उसको भौतिक रूप से अलग करने के लिए स्कीमर का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। तो ये क्या है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जिसकी व्याख्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 66 तेल रिसाव से रिलेटेड, ये व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ ये देख लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऐसे ही है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो क्या है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ये सही है। भारत में आपराधिक कानून एक समान है। सही, भारत में जो आपराधिक कानून है सभी राज्य में क्या है, एक समान है, इसलिए इसमें भी दोनों कथन सही हो जा रहा है। देखना चाहे तो देख सकते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी, समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। था कथन एक क्या है, सही है, ये पढ़ लीजिएगा बाकी। ठीक है, भारत में आपराधिक कानून एक समान है और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी धर्म मान्यता कुछ भी हो, इसलिए कथन दो भी क्या है, सही है। आगे बढ़े हम 68। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 12 उपयुक्त में से भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद मानव अधिकार प्रावधानों के सार्वभौम घोषणा में निर्धारित मूल्यों को संरक्षित करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है सार्वभौम मानव अधिकार प्रावधान के सार्वभौम घोषणा को निर्धारित मूल्यों को संरक्षित करते हैं। तो मानव अधिकार से रिलेटेड ये जो समानता का अधिकार, सभी को समानता एवं संरक्षण, तो ये क्या है 14 तो सार्वभौमिक, ठीक है, मानव अधिकार सभी के लिए है। अनुच्छेद 23, ठीक है, अनुच्छेद 23 भी जो है ये भी सभी के लिए है। ठीक है, और अनुच्छेद 41 ये भी, लेकिन अनुच्छेद 12 इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो 3 युग्म सही है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 युग्म, यानी कि सी 68 देख सकते हैं 68 की ये रहे 68। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विश्व में सभी क्षेत्रों के विभिन्न कानूनी और सांस्कृतिक पाठ्य भूमि वाले प्रतिनिधियों द्वारा तैयार घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धियों के एक समान मानक के रूप में घोषित किया गया था। इसमें पहली बार मौलिक मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप में संरक्षण का वर्णन किया गया और इसका 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा का भारतीय संविधान पर प्रभाव, तो भारतीय संविधान UDHR और यहाँ पे भारतीय संविधान देख सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड विधि की समक्ष समता 14, ठीक है, 15, 19 का जो है सभी, ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 20, 21, ठीक है, आगे देख सकते हैं 20, 21 के बाद अनुच्छेद 23, 25, 32, 41, ये सब क्या है, सार्वभौमिक ये है। ठीक है, तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा ये सारा है। तो इसलिए इसमें से क्या हो रहा है, 3 युग्म सही हो रहा है, क्योंकि 12 नहीं है। आगे देखिए हम ईस्टर्न स्वैप डियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करंट से रिलेटेड था। ठीक है, ईस्टर्न स्वैप डियर से संबंधित। ईस्टर्न स्वैप डियर केवल नेपाल और भूटान में पाया जाता है, ये गलत है। भारत की कुछ जगह जैसे यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश वगैरह में पाया जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। IUCN यानी कि ईस्टर्न स्वैप डियर, ठीक है, के संबंध में IUCN की रेड लिस्ट में इसे सुभेद श्रेणी में शामिल किया गया है, ये सही है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे सुभेद, ठीक है, सुभेद श्रेणी में शामिल किया गया है, तो ये कथन क्या है, सही है। उपयुक्त में से कौन से सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो केवल एक सही नहीं है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69। तो व्याख्या देखना चाहें तो ये देख सकते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में स्विफ्ट डियर के 3 उपजातियां पाई जाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितना 3 प्रजातियां पाई जाती है। वेस्टर्न स्विफ्ट डियर नेपाल में पाया जाता है। साउथर्न स्विफ्ट डियर या हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा, ठीक है, ये मध्य और उत्तर भारत में पाया जाता है। फिर उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले ईस्टर्न स्विफ्ट डियर, इसलिए कथन एक क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है, क्योंकि भारत में भी पाया जाता है, ठीक है। ईस्टर्न स्विफ्ट डियर की संरक्षण IUCN की रेड सूची में इसे शुभेद श्रेणी में शामिल किया गया, इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है, तो सही हो रहा है। आगे बढ़े हम 70 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधित करके किया गया है। ये गलत है, ठीक है। भारत के जो संविधान संशोधन 103वें संविधान संशोधन 2019 में जो किया गया, उसमें अनुच्छेद 15 और 16 दोनों में संशोधन किया गया, इसलिए इसमें गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें केवल 16 दिया है। क्रीमी लेयर एक ऐसी अवधारणा है जिससे निर्धारित होने वाली सीमा के दायरे में ही OBC आरक्षण के लाभ प्राप्त करते। तो ये सही, क्रीमी लेयर एक ऐसी अवधारणा है जिससे निर्धारित होने वाली जो सीमा दायरे है उसमें OBC, ठीक है, OBC आरक्षण के लिए लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार कथन 2 सही है। कौन सा सही है पूछा गया है, तो केवल 2, एक गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 15 और 16 दोनों अनुच्छेद रहता तो सही हो जाता। व्याख्या इसके आप लोग देख लीजिएगा डिटेल से, अगर देखना चाहिएगा तो, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के निर्धारित किया गया है। तो ये सही है। जो संसद की बैठक होता है, जितना भी संसद की बैठक होता है, सभी में जो पहला घंटा होता है वो क्या होता है, प्रश्नकाल के लिए होता है। तो ये सही है। संसदीय नियम पुस्तिका में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, ये सही है। जो शून्यकाल होता है जो संसद में शून्यकाल होता है वो क्या है, उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी सही है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तीनों सही है, इसलिए सही पूछा गया तो 1, 2, 3 यानी कि D नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। 71 की व्याख्या हम लोग देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया गया है। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है, तो देख सकते हैं इसका क्या है, उल्लेख नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रंकित प्रश्न, इसके लिए एक मौखिक उत्तर आवश्यक होता है, इसके लिए पूरक प्रश्नों के अनुसरण किया जा सकता है। फिर अत्रंकित प्रश्न, इसके लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके लिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न, वह होता है जिसे 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये सब सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D 1, 2, 3। आगे बढ़े हम 72 देख सकते हैं। उचित और लाभकारी मूल्य FRP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उचित और लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य है। सरकार द्वारा क्या है, घोषित मूल्य है, तो ये सही है, ठीक है। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। इसका जो निर्धारण है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है। 72 ये रहा। 72 की व्याख्या आप देख लीजिएगा, ठीक है। 70 ये रहा, ठीक है, 72 की, तो ये आप देख लीजिएगा पूरा। आगे बढ़े हम 73 नंबर। यह समिति जांच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि संसद द्वारा प्रत्यायोजित या संविधान द्वारा प्रदत्त विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने की शक्तियों का उपयोग कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से किया जा रहा है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित संसदीय समितियों में से किसका बेहतर रूप से वर्णन करता है। सरकारी अवशासन समिति, अधीनस्थ विधान समिति, सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेज संबंधी समिति या लाभ के पदों पर संयुक्त समिति। तो इसमें से जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे B नंबर हो जाएगा, अधीनस्थ विधान समिति, ठीक है। तो 73 का B नंबर हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं 73 का, ये यहाँ पे डिटेल आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 74 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति विवेकाधीन शक्ति है, विवेकाधीन शक्ति नहीं है, तो ये सही है। जो राष्ट्रपति का जो क्षमा दान की शक्ति है, किसी अपराध को जो क्षमा करने की शक्ति होता है वो क्या होता है, विवेकाधीन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति इसमें अकेले निर्णय नहीं लेते हैं। जो मंत्री परिषद होते हैं उसके साथ क्या होता है, उसके सलाह पर ही, ठीक है, उसके सलाह पर ही क्या करते हैं,
क्षमादान किसी को दे सकते हैं, ठीक है। लघुकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तित किए बिना उसकी अवधि को कम करना, ये गलत है। लघुकरण का अर्थ सजा के स्वरूप को बदलता है, जैसे किसी को अगर यदि मौत का सजा मिला है तो उसको बदल सकता है किसमें, उम्र कैद में, ठीक है, और बाद में उसको फिर साधारण सजा में भी बदला जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो है कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है, इसलिए कौन सा सही पूछा गया है तो केवल 1, ठीक है। आगे बढ़े हम, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा PDF से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक वैधानिक निकाय और बाजार नियामक है, सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, क्या है, एक वैधानिक निकाय और बाजार नियामक है, तो ये सही है, ठीक है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ होती है, ये भी सही है। प्रतिभूति जो अपीलीय न्यायाधिकरण, अपीलीय, ठीक है, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पास सिविल कोर्ट के समान क्या होता है, शक्ति होता है, तो ये भी सही है। कथन 3, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया, तो ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 1 2 3 75 का आप लोग देख लीजिएगा, ये व्याख्या, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कथन 1 सही है, वैसे इसकी पूरा आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े हम, 76, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निम्नलिखित स्थानों की अवस्थित का सही क्रम क्या है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है, उत्तर जैसे ये पूर्व, इधर ये पूर्व हो जाता है, इधर पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ऊपर से नीचे इसे आने पर इसका जो सही क्रम क्या है स्थान का वो बताना है। जैसे पैंगोंग, ठीक है, पैंगोंग त्योसो, गोगरा, दौलत बेग ओलिडी और कराकोरम दर्रा, तो देख लीजिए सबसे जो उत्तर ऊपर में होगा वो क्या होगा, कराकोरम दर्रा होगा, उसके बाद दौलत बेग ओलिडी, फिर उसके बाद गोगरा, फिर पेंगोक्स त्योसे, तो इस प्रकार इसका जो सही क्रम होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, जो 4 3 2 1 वो किस में है, 4 3 2 1 देख सकते हैं डी में है, 4 3 2 1, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, 76 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख लीजिए काराकोरम, ठीक है, मैप पे ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ये दिखाया गया है, ठीक है, काराकोरम पास, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दौलताबाद ओलिडी, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग का क्या था, दौलताबाद गोगरा, ठीक है, गोगरा, यहाँ पे हम देख सकते हैं गोगरा, ये रहा गोगरा, ये वाला, ठीक है, ये गोगरा रहा। फिर उसके बाद थर्ड है पेंगोंगा त्योसो, तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला साउथ बैंक ऑफ पेंगोंगा त्योसो, ये यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं क्या है, ऊपर से नीचे, उत्तर यानी कि ऊपर से नीचे गया है, इसलिए इसका सही क्रम ये रहा, ठीक है। इसकी और डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से यहाँ पे, अगर ये नहीं हो रहा है तो, ठीक है, मैप से। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट देखें 77 नंबर, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सामूहिक उत्तरदायित्वता कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्वता कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सही है। आगे देखें, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 में है, ये भी सही है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 में है, तो ये सही है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि सी नंबर। आगे बढ़े हम, 78 नंबर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है, तो क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, ये सही है। न्यूजीलैंड में माउंट रुआपेहू रिंग ऑफ फायर में अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका फिर से सी हो जाएगा, ठीक है। 78, तो आप लोग देख लीजिएगा ये फिर से, ठीक है, क्या है, मैं आज व्याख्या इसकी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा 78। आगे बढ़े हम, 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में था, ये सभी, ये क्या है, सही है। जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं उसमें जो काम होते हैं वो क्या होता है, अंग्रेजी भाषा में होते हैं।
किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में किसी राज्य की राजभाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है, ये सही है, ठीक है। किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है उच्च न्यायालय में क्या सकता है, उस राज्य की जो राजभाषा है उसको अधिकृत कर सकता है उस राज्य की उच्च न्यायालय में। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई मानदंड नहीं है, ये गलत है। 2006 की जो संसद की एक, ठीक है, 2006 में एक मानदंड बनाया गया है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय भाषा के दर्जा प्रदान करने के लिए एक मानदंड बनाया गया है, इसलिए ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है 3, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 1 और 2। तो आगे बढ़े हम 78 देखें, 79, ठीक है। ये व्याख्या है, आप लोग देख लीजिएगा, ये देख लीजिए 79 का, ठीक है। ये 79 का व्याख्या है, आप लोग पढ़ना चाहे तो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, या तो PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें जो भाषा है, ठीक है, कौन कौन सा ये किया गया है। 80 नंबर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करता है, एकदम सही है। लोकसभा जो होता है, ठीक है, यानी संसद क्या होता है, लोकसभा के मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करता है, सही है। अप्रैल 1952 में भारत में पहली निर्वाचन संसद अस्तित्व में आई, ये भी सही है। अप्रैल 1952 में जो है पहली बार निर्वाचित जो संसद है अस्तित्व में आया था। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में अधिक शक्तियों का प्रयोग करता है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि धन विधेयक का जो मामला है वो क्या है, केवल लोकसभा में ही उठाया जा सकता है और राज्यसभा केवल उसका ये कर सकता है, उसको मतलब किसी प्रकार के उसमें प्रतिबंध नहीं लगा सकता, उसको सहमति देना ही पड़ता है राज्यसभा को, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा का सीमित शक्ति होता है। तो इस प्रकार कौन सा सही है, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर 1 और 2, ठीक है। इसकी व्याख्या देखना चाहे तो आप देख लीजिएगा, ये रहा, ठीक है, 80 नंबर का, ये रहा 80 नंबर का व्याख्या, ठीक है। यहाँ से फिर आगे ये रहा, तो आप लोग इसकी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो पूरा मतलब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और PDF भी अपलोड हो जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट 2 या फिर टेस्ट नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।